जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आज की क्लास में बात होगी राष्ट्रीय प्रतीक। जैसा कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल सिंबल्स, मतलब जो भी हमारे भारत देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प, पशु और क्या कहते हैं राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय फल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करें, आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, जो भी हमारा तिरंगा झंडा है, जो सबसे ऊपर आपका केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा और बीच में जो एक चक्र है आपका, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज का जो ये सिंबल है, ये इसको भारत सरकार ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब? राष्ट्रीय ध्वज को, नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 में, इसका जो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात, जो रेशियो है, वो 3:2 के रेशियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका रंग सबसे ऊपर सैफरॉन, केसरिया, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन, तो केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में नीले, गहरे नीले रंग का एक चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। ये आपका राष्ट्रीय ध्वज का सिंबल है आपका। इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने सारनाथ, जिसको सारनाथ में सारनाथ स्तंभ है, उसमें अशोक का स्तंभ है, उस सारनाथ स्तंभ उसका अशोक का था, और उसमें अशोक स्तंभ भी उत्कीर्ण किया गया। तो अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने लिया, कहाँ से लिया? सारनाथ से लिया, सारनाथ स्तंभ से लिया, जो कि अशोक का था, तो इसीलिए अशोक स्तंभ भी कहा गया। और उसमें बताया ऊपर अशोक स्तंभ में ऊपर सिंह की आकृति है, शेर की आकृति भी बनी हुई है, और मध्य में चक्र स्थित है, जिसे धर्म चक्र नाम दिया गया, जिसे धर्म चक्र कहा गया, जिसमें 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां जो आपके इसमें राष्ट्रीय ध्वज में भी, नेशनल फ्लैग में भी, बीच में जो चक्र है वो आपका यहीं से लिया गया। 24 तीलियों वाला चक्र वहां पे बीच में उसको रखा गया है, अपनाया गया है, तो धर्म चक्र बीच में। इसके बाद और भारत सरकार ने इसको 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। और इस अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, इसके सबसे नीचे लाइन में सबसे नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये वहां पे उत्कीर्ण है, तो इस शब्द को भी लिया है सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, और ये देवनागरी लिपि में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और कहाँ से लिया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। बहुत पूछा जाता है सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। किस भाषा में लिखा है? देवनागरी। किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद राष्ट्रगान। राष्ट्रगान आपको याद रखिएगा, राष्ट्रगान है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में लिखा था, बंगाल में लिखा था, बंगला भाषा में इसकी रचना की थी। और हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। 24 जनवरी हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। और इसको एग्जाम पॉइंट ये रहेगा आपका कि ये पहली बार राष्ट्रगान जो है आपका जनगणमन, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 पहली बार कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान को पहली बार कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी गायन की अवधि जो थी वो आपकी गायन की जो अवधि है वो आपकी 52 सेकेंड है। इसकी जो गाने की जो अवधि, जो समय सीमा है, वो 52 सेकेंड है। इसके बाद राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा है, और इसको भी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। ये याद रखिएगा दोनों पॉइंट कि राष्ट्रगान को पहली बार सर्वप्रथम कब गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिसंबर 1911 को। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, संस्कृत में लिखा था, पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए, लेकिन सन अलग है। राष्ट्रगान जनगण मन को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, और राष्ट्र गीत वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। इसके बाद और अपनाया कब था भारत सरकार ने? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसको राष्ट्रगान को अपनाया था, संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था, अपनाया था। राष्ट्रीय पंचांग, जो हमारा
भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। और शक संवत पर जो आधारित है, उस शक संवत कहाँ से आया था? शक संवत आया था, कुषाण शासक कनिष्क था, उसने शकों को, एक शक ये जाति थी, शकों को पराजित किया था, उस पर अपनी जीत हासिल की थी। उसके अवसर पर अपना राज्यारोहण किया था। कौन सी तिथि थी? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी को कुषाण के शासक कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कराया। इस अवसर पर उसने एक शक संवत चलाया था। इस अवसर पर कनिष्क ने एक शक संवत चलाया था। किस उपलक्ष्य पर चलाया था? जब शकों को पराजित किया, शकों पर जीत हासिल किया, इसीलिए शक संवत पड़ा। शकों पर जीत हासिल की, उनको पराजित कर अपनी जीत हासिल, उन पर अपना जीत अधिकार, अपना अधिकार किया। उस उपलक्ष्य पे 78 ईस्वी पे राज्याभिषेक किया और एक संवत चलाया था, क्या? शक संवत, जिसको भारत सरकार ने पंचांग को 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। सरकारी कामकाज में भी ये पंचांग अपनाने लगा, काम आने लगा, उसमें काम चलने लगा। इसमें सरकारी उद्देश्य के कामकाज या सरकारी कामकाज या सरकारी उद्देश्य के रूप में भी इस पंचांग का प्रयोग होने लगा। और पंचांग में पहला महीना चैत का होता है, चैत का पहला महीना होता है। और शक संवत ये था। शक संवत कहाँ से आया था? कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक की जो तिथि थी 78 ईस्वी, वहां से लिया गया था, क्योंकि उसने शकों पर जीत हासिल की थी। तो उस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था, जिसको भारत सरकार ने आपने स्वीकार किया था कैलेंडर में, राष्ट्रीय पंचांग में। इसके बाद राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना चली टाइगर को, इसमें इनकी कमी को देखते हुए इनके बचाव के लिए। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर, मोर है। भारतीय वन एवं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इनको भी संरक्षण दिया जाने लगा। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम। इस आम जो राष्ट्रीय फल है आम। और एक कहा जाता है जो अलेक्जेंडर कनिंघम और चीनी यात्री हेनसांग, इन्होंने भी भारत में आके इस राष्ट्रीय फल आम का स्वाद चखा, स्वाद लिया। और ये भी कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने भी बिहार में 10,000 आम के बगीचे लगवाए थे। 10,000 आम के बगीचे लगवाए थे। किसने? मुगल शासक अकबर ने बिहार में 10,000 आम के बगीचे लगवाए थे। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम और चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आए थे तो इन्होंने भी राष्ट्रीय फल आम का स्वाद लिया। इसके बाद राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जो कि विलुप्त प्राय जीव है। और इसको भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। कब? 5 अक्टूबर 2009 से डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने लगे। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने। इसके बाद राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने 22 अक्टूबर 2010 क्या कहते हैं को एक राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया। इसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह आर है, ये सिंबल है राष्ट्रीय मुद्रा का। जैसे यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, इनका जो सिंबल होता है उसी तरह रुपए का भी सिंबल बना। ये 15 जुलाई 2010 को ये सिंबल को भारत सरकार ने स्वीकार किया। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह को आर को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको स्वीकार किया। जैसे यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग इनका सिंबल होता है, उसी तरह रुपए का भी सिंबल बनाया। इसको 15 जुलाई 2010 से भारत सरकार ने स्वीकार किया और इस चलन में है। तो ये थे आपके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, नेशनल सिंबल।